नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा ज़िले में बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसे हुए 10 साल के राहुल को करीब 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। राहुल 60 फीट से भी नीचे गड्ढे में फंसा हुआ है। उसे बचाने की जद्दोजहद पिछले 40 घंटे से भी ज़्यादा वक्त से जारी है। रोबोटिक्स तरीका फेल हो जाने के बाद टनल के सहारे बाहर निकलने का प्लान बनाया गया। हालांकि इसमें राहुल और टनल के बीच चट्टान बड़ी रुकावट बनी हुई है। इंतजामिया का कहना है कि इस 9 मीटर की टनल बनाने और राहुल को निकालने में 5 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लग सकता है। बच्चे को रेस्क्यू कर बाहर लाने को लेकर इंतजामिया तैयारियों में लग गया है। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने इसे लेकर तैयारी से मुतालिक ज़रूरी अहकाम जारी किए हैं। इसके तहत मौके पर ऑक्सीजन और मेडिकल इमरजेंसी का इंतजाम किया गया है। लाइटिंग, कंप्रेशर मशीन, एक्सपर्ट मेडिकल स्टाफ के साथ सभी इंतजाम को यकीनी करने के लिए कहा गया है। बच्चे को बाहर निकालने को लेकर कागज़ पर भी प्लान डिज़ाइन किया गया है। ऑपरेशन का जो लोकेशन है उसके आसपास के 25 मीटर एरिया को नो गो जोन बनाया गया। ऑपरेशन के लिए सिर्फ जो ऑथराइज्ड लोग हैं वही रहेंगे। फिलहाल टनल के लिए जगह को आइडेंटिफाई किया गया है। करीब 60 फीट नीचे जेसीबी को उतारकर सुरंग बनाने वाली जगह के आसपास से मिट्टी हटाई जाएगी। बताया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन से गहराई की ली गई नाप के मुताबिक 61.5 फीट खुदाई हो चुकी है। 9 मीटर की टनल बनाई जाएगी। टनल के लिए करीब 20 फुट लंबा पाइप तैयार किया गया है। काम शुरू होने के बाद उसे नीचे उतारा जाएगा। ACCL की इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी पहुंच चुकी है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुतनाज़िया रिमार्क्स के खिलाफ वेस्ट बंगाल में तशद्दुद का दौर जारी है। नादिया के एक रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों ने हमला किया और ट्रेन में तोड़फोड़ की। उधर तशद्दुद के बाद मुतासिरा इलाकों का दौरा करने जा रहे असेंबली बीजेपी के लीडर शुभेंद्र अधिकारी को पुलिस ने रोक दिया। वहां बीजेपी कायद की पुलिस से बहस भी हुई। Eternity movement! Eternity movement! Afreen Fatima! Javed Ahmed! नरेंद्र मोदी तेरे नाम! इस्लामोफोबिया! अमित शाह तेरे नाम! इस्लामोफोबिया! योगी आदित्यनाथ तेरे नाम! इस्लामोफोबिया! योगी मोदी तेरे नाम! इस्लामोफोबिया! नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में 10 जून को नमाज जुमा के बाद होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरों के सिलसिले में पुलिस ने 13 FIR दर्ज करते हुए अब तक 255 अफराद को गिरफ्तार किया है। एक सीनियर पुलिस अफसर ने ये इत्तला दी है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रशांत कुमार ने कहा कि रियासत में इस सिलसिले में 255 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस सिलसिले में प्रयागराज यानी इलाहाबाद में 68, हाथरस में 50, सहारनपुर में 64, अम्बेडकर नगर में 28, मुरादाबाद में 27, अलीगढ़ में 3, जालौन में 2 और फिरोजाबाद में 13 अफराद शामिल हैं। प्रशांत कुमार ने हफ्ते की रात 8 बजे तक की कार्रवाई की तफसीलात पेश करते हुए कहा था कि प्रयागराज और सहारनपुर में 3 FIR के अलावा फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, मुरादाबाद, अम्बेडकर नगर, खेरी और जालौन में एक FIR दर्ज की गई है और 255 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि सहारनपुर और इलाहाबाद में गिरफ्तार अफराद के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरिया इस्लाम मुजाहरा करने वालों को इंतबाह देते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के मीडिया मुशीर मृत्युंजय कुमार ने हफ्ते के रोज एक ट्वीट किया था जिसमें कहा गया था कि फसाद करने वाले याद रखें कि हर जुमे के बाद एक सनीचर यानी हफ्ता जरूर आता है। कुमार ने अपने ट्वीट के साथ एक इमारत में बुलडोजर के जरिए की जा रही तोड़फोड़ की तस्वीर भी शेयर की।
ख्याल है कि सहारनपुर में हफ्ते के रोज पुलिस ने तशद्दुद के 2 मुलजिमीन के घरों को बुलडोजर से मिसमार कर दिया था, जबकि कानपुर और इलाहाबाद से भी बुलडोजर चलाए जाने की इत्तला मौसूल हुई। कबल उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ओहदेदारों को हिदायत जारी करते हुए कहा था कि रियासत के मुख्तलिफ शहरों में माहौल को खराब करने की इंतशार अंगेज कोशिशों में मुलविस समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसे समाज दुश्मन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ख्याल रहे कि किसी बेगुनाह को हरासा ना किया जाए, लेकिन एक भी मुजरिम बचना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज में गुज़िश्ता जुमे को नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर निकाले गए पुरअमन मुजाहरे में तशद्दुद फूट पड़ने के मामले में पुलिस ने मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। उन्हीं में से जावेद मोहम्मद को पुलिस ने पूरे मामले के मास्टरमाइंड के तौर पर गिरफ्तार करते हुए खुलदाबाद थाने इलाके में वाक़ उनके आलीशान मकान को मुनहदम कर दिया। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हफ्ते को खुलदाबाद के इटाला चौक इलाके में वाक़ जावेद के मकान को बुलडोजर से मुनहदम करने की रस्मी कार्रवाई की तकमील के बाद इतवार की दोपहर 12 बजे मकान के बाहरी दीवार गिराना शुरू कर दिया। इस दौरान पीडीए के सेक्रेटरी और पुलिस व इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद रहे। पीडीए के 2 बुलडोजरों ने जावेद के 2 मंजिला मकान को मुनहदम करने की कार्रवाई शुरू करते हुए बाहरी दीवार को मुनहदम कर दिया। इसके बाद अंदरूनी हिस्सों में कुछ लोगों की मौजूदगी होने के शुबे के पेश नज़र इंतजामी कार्रवाई को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया। पुलिस और पीडीए के अफसरान ने मकान के अंदर दाखिल होकर ये यकीनी किया कि मकान गिराए जाते वक्त कोई अंदर ना हो। इस दरमियान मकान के अंदर मौजूद सामान को भी मजदूरों की मदद से बाहर निकलवा कर उसकी फेरी साजी की गई। काबिल जिक्र है कि पीडीए ने जावेद के घर पर हफ्ते को ही नोटिस चिपका कर दिया था। नोटिस में उनका मकान पीडीए की जरूरी मंजूरी के बगैर बनाए जाने और गैर कानूनी कब्जा करने का इल्जाम आयद करते हुए इतवार को दिन में 11 बजे तक खाली करने की मोहलत दी थी। मकान को मुनहदम करने की तैयारियों के चलते पीडीए की अपील पर जिले इंतजामिया ने रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी की एक कंपनी के अलावा कई थानों की पुलिस को तैनात किया। मकान मुनहदम किए जाने के पेश नज़र सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जावेद के मकान को मुनहदम किए जाने के दौरान पीडीए के आला अफसरान के अलावा जिले इंतजामिया और पुलिस को भी सीनियर अफसरान मौजूद थे। काबिल जिक्र है कि पुलिस ने जावेद को हफ्ते को ही हिरासत में लिया। इस मामले में डेवलपमेंट बाद में यह हुआ कि ये मकान जावेद के नाम पे नहीं बल्कि उनकी अहलिया के नाम पर था और ये पूरा मामला लेकर कोर्ट वो पहुंचेंगी कल और अदालत में इस इंतजाम के खिलाफ जो कार्रवाई इंतजामिया ने की है उसके खिलाफ वो अदालत में कल एक पिटीशन दाखिल कर सकती है। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर एहतजाज के मामले में पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। मुसलमानों के ग्रुप ने जुम्मे के रोज पैगंबर इस्लाम पर नाज़िबा तबसरा करने वाले बीजेपी की मुअत्तल शुदा तर्जुमान नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया था। पुलिस का कहना है कि मुजाहरे के लिए कोई इजाज़त नहीं ली गई थी और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुजाहरे से जामे मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने ला ताल्लुक़ का इजहार करते हुए कहा था कि पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल श्वेता चौहान ने कहा कि रात देर गए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ ही केस में सेक्शन 153A भी शामिल किया गया। इससे कबल सेक्शन 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सेक्शन 153A 2 फिरकों के दरमियान दुश्मनी को फरोग देने और हम आहंगी के खिलाफ काम करने पर आयद की जाती है। पुलिस का कहना है कि नमाज जुमा के बाद मुजाहरा करने वाले कुछ अफराद की शिनाख्त कर ली गई है। अब तक की तहकीकात में इस मामले में किसी सियासी पार्टी या तंजीम का नाम नहीं आया। मुरादाबाद में हिंदू आर्मी तैयार की जा रही है। इंटरनेशनल हिंदू परिषद के विश्व हिंदू परिषद जिसे कहा जाता है उसके सदर डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के कैंप में वीर हिंदू विजेता हिंदू कैंप में ये ट्रेनिंग दी गई। भैंसिया गांव में लड़कों और लड़कियों को हथियार चलाना सिखाने के लिए 3 दिनों का कैंप लगाया गया। 3 दिनों के इस कैंप में आर्मी के पैटर्न पर ट्रेनिंग दी गई। कैंप में लठबाजी, तलवारबाजी से लेकर बंदूक चलाने तक की प्रैक्टिस हुई। बंकर बनाकर हिंदू नौजवान लड़कों और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के गुर भी सिखाए गए। इस कैंप में जिन्होंने जो पहले से ट्रेंड लोग हैं उन्हें ट्रेनिंग का जिम्मा सौंपा गया था। इस प्रोग्राम के लिए इंतजामिया से किसी तरह की परमिशन नहीं ली गई थी। इंटरनेशनल हिंदू परिषद के इस स्पेशल ट्रेनिंग कैंप के ऑर्गेनाइजर बजरंग दल के सूबे सदर रोहन सक्सेना ने कहा कि सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार चलाना सीखना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदू सिर्फ
हथियार चलाने तक की हथियार चलाने की नॉलेज ही ना रखें, बल्कि अपने मजहब और शास्त्रों की हिफाजत के लिए उनका इस्तेमाल करना भी सीख लें। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज कहा कि महात्मा गांधी के नजरियात आजाद हिंदुस्तान की बुनियाद है। उन्होंने शहरियों से मुत्तहिद होने की अपील की है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बापू के नजरियात आजाद हिंदुस्तान की बुनियाद है। हमारे मुल्क ने हमेशा दुनिया के सामने सच्चाई, तशद्दुद और भाईचारे की मिसाल पेश की है। नफरत और बदआमनी हमारा रास्ता नहीं है। ये मुल्क की आवाम की जिम्मेदारी है कि वो मुत्तहिद हों और आपसी भाईचारा बनाए रखें। राहुल गांधी ने यह तबसरा ऐसे वक्त में किया जब कई शहरों में मुजाहरों और तशद्दुद का दौर जारी है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने तमाम बरादरियों के लोगों से अमन की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी के निकाले गए तर्जुमानों के तबसरों की जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन उसके खिलाफ मुजाहरों में तशद्दुद नहीं होना चाहिए। अशोक गहलोत ने यह अपील सोशल मीडिया के जरिए की। उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में अपने नुक्ते नज़र को रखना सही तरीका है। उन्होंने कहा कि मीडिया को भी ऐसे फिरका परस्त अनासिर को प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए जो दो बरादरियों के दरमियान दुश्मनी पैदा करे। मुल्क की कई रियासतों में तशद्दुद और कशीदगी तशवीशनाक है। वज़ीर आला ने कहा कि हिंदुस्तान में तशद्दुद और फिरका परस्ती की कोई जगह नहीं है। तमाम शहरियों को एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम और दीगर तमाम बरादरियाँ सदियों से एक साथ रहती आई हैं और मुस्तकबिल में भी मिलजुल कर रहना है। उनकी बाहमी हम आहंगी हिंदुस्तान की पहचान है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को कोरोना से मुतालिक मसाइल की वजह से इतवार को गंगाराम अस्पताल में दाखिल कराया गया। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बताया कि सोनिया गांधी हाल ही में कोरोना से मुतासिर हुई थी और इसी वजह से उन्हें वहां के अस्पताल में दाखिल कराया गया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की हालत मुस्तहकम है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में अस्पताल में रखा गया है। उन्होंने कांग्रेस कारकुनों, लीडरों और दीगर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कोरोना से मुतासिर सोनिया गांधी की जल्द सेहतयाबी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। वाज़ेह है कि सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 8 जून को तलब किया था, लेकिन अब उन्हें कोरोना की वजह से राहत देते हुए 23 जून को बुलाया गया है। शिरोमणि अकाली दल के कायद प्रकाश सिंह बादल की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें हफ्ते में दूसरी बार मोहाली के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। साबिक वज़ीर आला बादल की उम्र 94 साल है। हफ्ते की देर रात उन्हें सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पार्टी के तर्जुमान ने बताया कि बादल को रात में कई बार उल्टियां हुई, लेकिन अब उनकी हालत मुस्तहकम है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पेश होने का नोटिस जारी किया है। इस मामले पर कांग्रेस इतवार के रोज मुल्क भर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उसने की है। राहुल गांधी को पूछताछ के लिए पीर के रोज ईडी के सामने पेश होना है। माना जा रहा है कि पेशी से पहले कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च भी कर सकते हैं। बैलेंस्ड अखबार है, आप सब पत्रकार हैं, आप समझेंगे मेरी इस बात। अखबार चलाना आसान काम नहीं होता, खास तौर पे जब वो ईमानदारी से चलाया जा रहा हो। तो नेशनल हेराल्ड को काफी घाटे होने शुरू हुए, लगभग 90 करोड़ के घाटे। ये जानकारी आपके साथ साझा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह से एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड आते हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं, झूठ फैलाए जाते हैं और सच कहीं दब जाता है, तो सच आपके सामने लाना बहुत जरूरी है। 90 करोड़ के जो ऋण थे, जो ऊपर कर्जा हो गया था, वो क्या था? तनख्वाहें पत्रकारों की, कर्मचारियों की, बिजली के बिल, किराए, वो जो खर्चे होते हैं किसी भी अखबार को या किसी भी व्यवसाय को भी चलाने के लिए। 2002 से 2011 के दौरान 100 किश्तों में, अलग अलग किश्तों में कांग्रेस पार्टी ने इस अखबार को ऋण दिया, 90 करोड़ का ऋण दिया, ताकि ये सारी तनख्वाहें दे सके, अपना कर्जे से बाहर आ सके। 100 किश्तों में 90 करोड़ एक राजनीतिक दल ने एक ऐसी अखबार को दिया जो लगभग उसकी और भारत की विचारधारा की अखबार थी।
जिसका एक अपना एक इतिहास था, जो इस देश को विरासत में मिली थी। ये एक ऐसी अखबार थी जिसका पूरा विश्व आजादी के आंदोलन से पहले इस अखबार को पढ़ के उसको समझ में आता था कि इस देश में क्या हो रहा है। कोई ऐसा कानून साथियों है नहीं कि राजनीतिक दल इस तरह का ऋण, बैलेंस्ड अखबार है, आप सब पत्रकार हैं, आप समझे। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में नेहरू गांधी खानदान के किसी प्राइवेट मेंबर ने कोई पैसा नहीं लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान राज्यसभा मेंबर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुल्क में इंतकाम के जज्बे से मुतासिर होकर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ करने के लिए तलब किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के साबिक एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने निजी कानूनी चाराजोई की और दरखास्त की कि एफआईआर दर्ज की जाए। इसके बाद अदालत ने समन जारी किया, जिसके जवाब दे दिए गए। समझ भेजे गए हैं, ये उसका स्पष्ट प्रमाण है। इसके तथ्य हमने आपके सामने अपने वक्तव्य में रखे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है अनअकाउंटेड मनी को, उसको नंबर 2 को नंबर 1 में करना, काले धन को एक विधिवत रूप से उसको लीगल अकाउंट डालना। दूसरा, एक कंपनी से पैसा दूसरे कंपनी में डालना, दूसरे से तीसरे में डालना, चौथा डालना, ये इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मोदी जी की सरकार आते ही उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत केस रजिस्टर किया गया और उस केस को 2015 में ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तथ्यहीन होने के नाते उसे बंद कर दिया। आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है किसी स्तर पर भी। माननीय सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्राइवेट लिटिगेशन लगाया पटियाला कोर्ट दिल्ली में, और उसमें अनुरोध किया कि समझ भेजे गए हैं, ये उसका स्पष्ट प्रमाण है। इसके तथ्य हमने आपके सामने अपने वक्तव्य में रखे हैं। शिवसेना के लीडर संजय रावत ने एक मरतबा फिर मरकज की मोदी हुकूमत पर हमला बोलते हुए मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया। संजय रावत ने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को 48 घंटे के लिए हमारे हाथ में देकर देखिए, देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना के हक में वोट करेंगे। संजय रावत अक्सर ईडी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद करते हुए मरकजी हुकूमत पर हमला बोलते हैं। संजय रावत कहते हैं कि शिवसेना ईडी से खौफ नहीं खाती। खबलजी संजय रावत ने अपने बयान में कहा था कि पूरे मुल्क में मरकजी तफ्तीशी एजेंसी की टाइमिंग हमें मालूम है। जहां कहीं भी इलेक्शन होने वाला होता है या जब किसी रियासती हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना होता है तो ईडी और सीबीआई को भेजा जाता है, लेकिन न महाराष्ट्र झुकेगा और न ही शिवसेना डरेगी। नाही काय करण्याचा प्रश्न नाही, आम्ही आमच्या भावना व्यक्त केल्या, याच्यामध्ये कोणत्याही आमदाराचा अवमान करण्याचा प्रश्न नाही, अजिबात प्रश्न नाही। आम्ही काय बोलतोय हे त्यांनाही माहिती आहे आणि भाजपलाही माहिती आहे। आमच्या हातामध्ये जर 2 दिवस ईडी दिलं तर देवेंद्र फडणवीस सुद्धा शिवसेनेला मतदान करतात। असं पण त्यांनी सगळ्यांनी आरोप फेटाळलेले आहेत। ते म्हणतात की संजय राऊत यांना माहितीच नाही। आम्हाला सगळं माहिती आहे म्हणून मी बोललो। मला आता कोणाचा विषय संपलेला आहे। एक विजय झाला आणि एक पराभव झाला अशा निवडणुकीमध्ये, म्हणजे अणुबॉम्ब कोसळला असं होत नाही।
किंवा महाप्रलय आला आणि सगळं वाहून गेलं असं होत नाही. अनेक राज्यांमध्ये असे निकाल लागले. राजस्थानमध्ये काँग्रेस जिंकलेली आहे. हरियाणामध्ये रडीचा डाव निवडणूक आयोगाने आणि भाजपनं खोलून अजय माकनचा पराभव केलेला आहे. महाराष्ट्रात सुद्धा निवडणूक नाही काय करणार प्रश्न. भारतीय जनता पार्टी ने सदारती इंतखाबात को लेकर दीगर पार्टियों से बातचीत करने के लिए पार्टी सदर जेपी नड्डा और वजीर दिफा राजनाथ सिंह का नाम तय किया है. नड्डा और राजनाथ सिंह एनडीए और यूपीए में शामिल सियासी पार्टियों और दीगर सियासी ग्रुप से इन इंतखाबात को लेकर उनकी राय जानेंगे. बीजेपी चाहती है कि इस ओहदे के लिए आम सहमति बनाई जा सके. सदारती इंतखाबात 18 जुलाई को होना है. कश्मीर सूबे के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने इतवार के रोज बताया कि रवां साल अब तक 99 जंगजू मारे गए हैं. उन्होंने बताया कि सरगर्म मिलिटेंट्स और उनके सपोर्टर्स के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशंस कामयाबी से हमकिनार हो रहे हैं. इन बातों का इजहार उन्होंने श्रीनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान किया. उन्होंने बताया कि रवां साल के दौरान अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम आराइयों के दौरान 99 मिलिटेंट्स हलाक हुए हैं. शाम में यशस्वी पुलवामा को एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि दरबगांव गांव में लश्कर तोबा के 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं. आर्मी सीआरपी पुलिस मिलकर कॉर्डन डाला. कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू होगी और इनकाउंटर काफ़ी ज़्यादा चला, जिसमें लश्कर तोबा के 3 लोकल टेररिस्ट मारे गए अभी तक. उसमें से 2 AK-47 एक पिस्टल मिला है और ये इसी साल ज्वाइन किया था. सेक्रेटरी में 3 टेररिस्ट था. तो इनके मतलब इसमें पुलिस वाले की जो मारा था उसमें भी इन्वॉल्व थे और जो वहाँ पे लेबरर पे अटैक हुआ था वो भी. हाँ बिल्कुल. जो हमारे एक पुलिस कांस्टेबल थे रियाज साहब, उन पर 13 मई को अटैक हुआ था जिसमें ये टेररिस्ट इन्वॉल्व था जुनैद सैयदी. और अभी इन्फॉर्मेशन मिला है कि जो 2 जून को बगल जो मागरीपुरा ईट ब्रिक क्लिनिक ईट भट्टी है वहाँ पर आउटसाइड लेबर पर अटैक हुआ था जिसमें एक मारे गए थे लेबर, 2 जख्मी हुए थे. उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट था. सर अभी तक कितने टेररिस्ट मारे गए अभी तक इस साल में? इस साल में अभी तक 99 मारे गए टेररिस्ट. शाम में यशस्वी पुलवामा को एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि दरबगांव गांव में लश्कर तोबा के 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं. जुनूबी जिले पुलवामा के दुर्बगाम गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के माबीन रात भर जारी रहने वाली झड़प में 3 मकामी मिलिटेंट्स मारे गए. आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि 3 में से एक रियाज अहमद नामी पुलिस एहलकार के कत्ल में बराह रास्त मुलविस था. पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि हिफाजती अमले को इत्तला मौसूल हुई थी कि मिलिटेंट्स जुनूबी जिले पुलवामा के दुर्बगाम इलाके में छुपे बैठे हैं, तो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका तौर पर फौरन उस इलाके को मुहासरे में ले लिया और उन्हें ढूंढ निकालने के लिए कार्रवाई शुरू की. उन्होंने बताया कि फरार होने के तमाम रास्ते मजदूद पाकर मिलिटेंट्स ने हिफाजती अमले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. चुनाचे सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी पोजीशन संभाल कर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया और इस तरह रात भर जारी रहने वाली झड़प में 3 मिलिटेंट्स मारे गए. जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इतवार को हुए इनकाउंटर में लश्कर तैयबा का एक दहशतगर्द आदिल पर्रे मारा गया. वो गंदरबल इलाके का रहने वाला था. वो संगम के हसनडार और अचनार सौरा के सैफुल्ला कादरी के कत्ल में शामिल था. कचनार में एक 9 साल की बच्ची भी जख्मी हुई थी. पुलिस की एक छोटी टीम ने एनकाउंटर में उसे मार गिराया. कौमी दारुल-हुकूमत में शदीद गर्मी का दौर जारी है और इतवार को छुट्टी मनाने के लिए बाहर निकलने के बजाय सुबह से ही आग का गोला बने सूरज के कहर से लोग घरों में ही कैद रहे. महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 43 डिग्री के आसपास रहा. महकमे ने जुज़वी तौर पर बादल छाए रहने के साथ तेज़ हवाओं और बिजली चमकने की पेशगोई की थी. महकमे के मुताबिक मिनिमम टेम्परेचर भी 33 डिग्री के आसपास रहा, जो कि मामूल से 5 डिग्री ज़्यादा है. उत्तर प्रदेश के जिले जौनपुर में खूनी रिश्ते को तार-तार करने वाले एक बाप को अपनी ही नाबालिग बेटियों के साथ असमत दरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया. इस घिनौनी वारदात की शिकायत मुतासिरा बेटियों की मां ने पुलिस में दर्ज कराई है. जौनपुर के एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस शैलेंद्र कुमार ने इतवार को बताया कि पुलिस को दी गई मां की तहरीर में नाबालिग बच्चियों ने अपने वालिद के साथ 2 से 3 दीगर अफराद पर इल्ज़ाम लगाया कि वो नशावर अशिया खिलाकर मई के महीने तक उनके साथ मुंह काला करते रहे. शैलेंद्र कुमार सिंह ने मजीद बताया कि इल्ज़ाम ये भी है कि वालिद हैवानियत की हद पार करके उसके काले
करतूतों को उजागर करने पर बेटियों समेत मां को जान से मारने की धमकी भी देता रहा। मुतासरा की मां की शिकायत पर सरेरी पुलिस ने असमत अली का मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम धीरज पांडे को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। लगातार दूसरे दिन कोरोना के 8,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। हफ्ते के रोज 8,582 केसेस मिले थे और एक की मौत हुई थी। सबसे ज्यादा 2,922 केसेस महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। केरल में 2,471 और दिल्ली में 795 केसेस सामने आए हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद 43,128 हो चुकी है। हफ्ते के रोज मुल्क में जुमला 3,16,000 कोविड के टेस्ट किए गए। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 2.71% दर्ज किया गया। वीकली पॉजिटिविटी रेट 2.02% दर्ज किया गया। वबा की शुरुआत से अब तक मुल्क में 4,32,00,000 लोग मुतासिर हो चुके हैं। क्रिकेट में भले ही इंडिया और अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के बीच ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन फुटबॉल में ऐसा नहीं है। हफ्ते की रात खेले गए AFC एशिया कप क्वालिफायर्स 2023 में अफगानिस्तान को इंडिया ने 2-1 से हरा दिया। इस हार से बौखलाए अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी की। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 हिंदुस्तानी खिलाड़ियों से अफगान के प्लेयर हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। कुछ देर बाद अफगान की पूरी टीम आकर उनके साथ धक्का मुक्की करने लगती है। टीम इंडिया के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह दोनों टीमों को शांत करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें भी अफगान के खिलाड़ी धक्का देने लगते हैं। इसके बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ियों को बचाने लगे, लेकिन हाथापाई नहीं रुकी। मारपीट क्यों हुई अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। दोनों टीमों की जानिब से कोई शिकायत भी नहीं की गई है। इंडिया के कैप्टन सुनील छेत्री ने मैच में कमाल का गोल किया था। उन्होंने फ्री किक गोल 25वें मिनट में मारा और टीम इंडिया को 1-0 की बढ़त दिला दी, लेकिन अफगानिस्तान ने जुबैर आमिरी ने फ्री हेडर 88 मिनट से गोल करते हुए मैच बराबरी पर ला दिया। इसके बाद सहल अब्दुल समद की शानदार स्ट्राइक 90+2 मिनट के मैच खत्म होने से ठीक पहले टीम इंडिया के लिए फैसला कुन गोल दागते हुए जीत दिला दी। इटली के मोंटे क्रूस्ता में जुमेरात को हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोग मारे गए थे। रेस्क्यू टीम ने हफ्ते के रोज हादसे में मारे गए 7 लोगों की लाशें बरामद की हैं। इनमें 4 तुर्की और 2 लोग लेबनानी शहरी समेत एक पायलट शामिल है। हेलीकॉप्टर ने जुमेरात को टस्कनी के लुक्का से उड़ान भरी थी और नॉर्दर्न शहर ट्रेविसो की जानिब जा रहा था। बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हो गए। अमेरिका में हालिया इज्तिमाई फायरिंग के वाक़यात के पेश नज़र बंदूक की खरीदी को महदूद करने और गन कंट्रोल क़वानीन में कई तब्दीलियों के खिलाफ हज़ारों की तादाद में लोगों ने रैलियां निकाली। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन वाशिंगटन DC के नेशनल मॉल के करीब जमा हुए। इसके अलावा वहां कम से कम 45 रियासतों के मुख्तलिफ शहरों में भी सैकड़ों लोगों ने मुजाहरा किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते को एहतजाज करने वाले लोगों ने आई वॉन्ट फ्रीडम फ्रॉम गेटिंग शॉट यानी मुझे बंदूक खरीदने की आज़ादी चाहिए के नारे भी लगाए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस एहतजाज की हिमायत की थी और अमरीकी कांग्रेस से सलामती के हवाले से एक आम कानून पास कराने का मुतालबा किया। काबिल जिक्र है कि 24 मई को टेक्सास के एक प्राइमरी स्कूल में फायरिंग के नतीजे में 19 बच्चों समेत 2 टीचर्स हलाक हो गए थे। इसके अलावा न्यूयॉर्क बफेलो में एक सुपरमार्केट में भी फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसमें 10 अफराद हलाक हुए थे और ये तमाम सियाफाम थे। वहां की पुलिस ने इसे नफरत पर मबनी जुर्म करार दिया था। इस मुल्कगिर प्रोग्राम का एहतमाम मार्च फॉर आवर लाइफ्स के जरिए किया गया, जो फ्लोरिडा के पार्क लैंड में वाक़ हाई स्कूल में साल 2018 में हुई गोलाबारी के वाक़े में बच जाने वाले तुलबा के ग्रुप के जरिए तश्कील करदा एक तंजीम है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।